बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा अमान विजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा, थंबनेल पर जी आपने देख लिया 10 नवंबर मुशर्रफ केस और कौन कौन फंसेगा, खतरा ही खतरा। अब आगे क्या होगा। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मोअज़्ज़ज़ जस्टिस फायज़ा साहब ने एक बेंच बनाया है जो अपील लगी हुई थी मुशर्रफ केस के अगेंस्ट। एक यानी फैसला आपने सुना होगा कि 2019 में एक फैसला आया था। पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस मोअज़्ज़ज़ अजीम वकार से साहब, 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से एक फैसला दिया था आर्टिकल 6 का, जो यानी परवेज़ मुशर्रफ ने 3 नवंबर को जो इमरजेंसी प्लस लगाया और पीसीओ का जो उसने नफाज किया था, तो यानी उसके अगेंस्ट फिर 2013 में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक आर्टिकल 6 का जो केस था वो यानी उसको दायर किया गया था परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़। और फिर वो केस यानी चल रहा था, बात आगे बढ़ रही थी, तो इसी दौरान परवेज़ मुशर्रफ को मुल्क से बाहर यानी भिजवा दिया गया और यही उसकी गैर मौजूदगी में ये केस चलता रहा। और फिर चलते चलते 2019 में जस्टिस वकार सेठ साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था, उसने मैं कहता हूँ कि एक तारीखी फैसला दिया कि 3 नवंबर को जो गैर कानूनी एक्ट और गैर दस्तूरी एक्ट हुआ था उसको गैर कानूनी करार देते हुए परवेज़ मुशर्रफ की फांसी सजाए मौत का यानी ऐलान किया। और जस्टिस वकार सेठ साहब जो है उन्होंने एक अजाफी नोट में यानी यहाँ तक लिखा कि परवेज़ मुशर्रफ की जो फांसी के बाद जो उसकी डेड बॉडी है उसको 3 दिन तक डी चौक में लटकाया जाए, मतलब ये उनका ऑर्डर था। इस बार फिर अदारों की तरफ से भी बड़ी यानी रेजिस्टेंस आई और कहा गया जी कि हम एक फैमिली हैं। और फिर उसके बाद यानी ये लाहौर हाई कोर्ट में इसकी अपील की गई और फिर वो मुज़ाहिर अली नकवी और परवेज़ अलाई तो जो ट्रकां वाला कोई एक यानी जिन्होंने के खिलाफ रेफरेंस भी किया था और उनके साथ यानी ये भट्टी साहब थे जो अभी चीफ जस्टिस हैं और शायद कोई और भी जज थे। और इन्होंने फिर उस अदालत में गैर कानूनी करार देते हैं ना कि मतलब दुनिया की तारीख में वह फैसला जिदा ना कोई सिर ना कोई पैर ना वो कानून देता है, तो फिर वो सरबराह कौन सी मुज़ाहिर अली नकवी, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो फैसला क्या आना था। तो डेफिनेटली वो फैसला जो था फिर सुप्रीम कोर्ट में मतलब चैलेंज हुआ और जो यानी फाइनल अपील थी, तो उसको फिर उसके बाद आपको पता है वो उन दिनों में आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस था, फिर गुलजार आया, फिर बंदयाल रहा, एक लंबा अरसा रहा, लेकिन उसने इसको छेड़ने की तरफ यानी देखा नहीं और वो बाकी पाकिस्तान तबाही जो प्रोग्राम था वो उधर लगे रहे। तो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब फायज़ा साहब ने जहाँ फैज़ाबाद धरना जो 5 साल से ही पड़ा हुआ था, तो उसको भी यानी प्रोसीडिंग में जो यानी वो जो अपील थी उसके सारे ही नस गए और एप्लीकेशन वापस ले लिए। अब जनाब उसकी प्रोसीडिंग मेरे ख्याल में 15 नवंबर या शायद आगे यानी कोई डेट दी हुई है और उम्मीद यही है कि यानी आइंदा 2-3 प्रोसीडिंग्स में उसका फैसला जो है वो आ जाएगा। अफसार आलम साहब ने भी उसमें अपनी गवाही दी जाके जो कुछ उनसे पूछा गया। तो अब जनाब ये फैसला जो था ग्रेट सेठ वकार साहब का, तो अल्लाह ताला यानी उन्हें जन्नत फरदौस में जगह दे, तो उन्होंने ये जनाब फैसला दिया। तो अब जनाब ये अपील लगी हुई है काजी साहब की कोर्ट में। तो अब देखें 10 नवंबर को इसकी यानी प्रोसीडिंग होनी है। तो अगर इसको बात की नज़र में देखा जाए तो ये एक ओपन एंड शर्ट केस है जिसमें यानी कोई डाउट ही नहीं, आइन की वायलेशन हुई, जजों को बंद किया गया, अच्छा गैर कानूनी तौर पर पीसीओ का नफाज किया गया और जो भी जहाँ भी यानी आइन टूट सकता था वो आइन के साथ खूब खलवाड़ किए गए। परवेज़ मुशर्रफ और उसके साथ जो थे लोग उन्होंने ये किया। तो अब मैं ये समझता हूँ कि जी अपील में क्या हुआ कि मुज़ाहिर अली नकवी का जो बेंच था उसने तो इसको यानी अपने तौर पर जो है इसको अदालत को गैर कानूनी करार दिया था, वो अपील लगी हुई है। तो डेफिनेटली जी मैंने उस वक्त भी ये लिखा था और कहा था कि ये कभी ना कभी ये फैसला फिर रिवर्स होगा
कि अब ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बात बताऊं कि मैंने 2002 में ही छोटे छोटे अखबारात में मैं लिखता था और दोस्तों में बात करता था, तो मैंने उस वक्त ये प्रिडिक्ट किया था कि परवेज़ मुशर्रफ को यानी सज़ा होगी, लेकिन बदकिस्मती से इस दफ़ा सज़ा पर अमल नहीं होगा। और मैंने ये भी कहा था कि चाहे इस पर 10 साल लग जाएं, 20 साल लग जाएं, सज़ा होगी, इस पर अमल नहीं हो सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है या जमहूरी क़यादत है या पार्लियामेंट है या अदालतें हैं, वो अभी इतनी काबिल नहीं हुई कि किसी भी आयन शिकन को वो यानी सज़ा दे सके। लेकिन ये एक इंडिकेशन होगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि जब इस डिसीजन को मैंने ये कहा था रिवर्स किया जाएगा, तो उसके फिर जो मुज़रात होंगे फिर आप वो देखेंगे कि फिर उसी के अंदर से कई चीज़ें फूटेंगी। आप देखेंगे कि यानी हर यानी अच्छाई में से सम टाइम कोई नेगेटिव चीज़ भी निकल आ जाती है, इसी तरह नेगेटिव चीज़ से कोई अच्छाई का भी पहलू होता है। तो अब जनाब ये कि जहाँ तक यानी मेरा ख्याल है कि अब जब इसका ये जो नज़रसानी की जो आखिरी अपील है, इसमें बहुत सख्त वर्डिक्ट आएगा, और वो जो फैसला था वकार सेठ साहब और वो जो बेंच था, उसको यकीनन रिस्टोर कर दिया जाएगा। अब ये अदालत आलिया पर है कि वो यानी किस हद तक जाते हैं और इसको किस तरह यानी इम्प्लीमेंट के लिए क्या ऑर्डर देते हैं। क्या ये भी हो सकता है कि वो मज़ीद कोई छोटा सा कमीशन या कुछ बनाकर और उसे बाउंड कर दें कि चंद दिनों में यानी और कौन कौन से लोग यानी इसमें इन्वॉल्व थे, ये भी हो सकता है, ठीक है। और डेफिनेटली यानी इस बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक मजबूत यानी वर्डिक्ट आएगा, और यानी ऐसा वर्डिक्ट आएगा कि जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, और अब यानी उस पर अमल ना करना अब ये चीज़ें मुमकिन नहीं रही, ठीक है जी। तो ये तो, और यही पाकिस्तान के बका, पाकिस्तान की खुशहाली, ये सारा दारोमदार होता है जी कि आपको 30 नवंबर 2026 से पहले पहले 100% दस्तूर पर अमल करना होगा, वरना अमल तो होके रहना है, बाकी जो होना है फिर वो डेफिनेटली अब कई चीज़ें हैं कि वो इंसान सिर्फ इशारतन ही कह सकता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक मूड बता दूँ कि अब आइंदा के लिए जो 20 साल की आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आइंदा 4 माह में आपको ना उसके खदो ख्याल नज़र आ जाएंगे, कचरा शचरा साफ होएगा, ट्यूनिंग होएगी, ठीक है जी, प्लग शलग जड़े जनाब उन्होंने नवे प्लग भी आन गए, ठीक है जी, और आपको पूरे यानी पाकिस्तान में जो अदली है वो ट्रांसपेरेंट होती हुई नज़र आएगी। तो यकीनन ये जो काजी साहब का बेंच फैसला और जो आने वाले चीफ जस्टिस साहबान होंगे, आप देखेंगे कि वो डेफिनेटली एक लेगेसी को लेकर यानी चलेंगे, और पाकिस्तान में जो दस्तूर की यानी ये कुदरत के फैसले, मैं आपको ये भी बात बता रहा हूँ, एक मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो मेरी है कि पाकिस्तान में 100% दस्तूर का यानी अमलदारी होनी चाहिए। तो इसके साथ साथ जनाब जो बाकी सारे जितने भी केसेस लगे हुए हैं कंट्रोवर्शियल किस्म के, ज़बरदस्त किस्म के, और मुजरमों के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं, तो उसमें मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि डे बाय डे आप देखेंगे कि ये वो फैसले आएंगे जिन पर अमल करना होगा पड़ेगा, और कोई अगर अमल ना किया गया कुछ यानी फैसलों पर, तो वो फिर मैं एक 1 पॉइंट एजेंडा अक्सर कहता हूँ, और उसकी शुरुआत मेरे हिसाब से हो चुकी है। अगर आप पोलिटिकली एक्टिविटी पर भी गौर करें तो अब समझदारी का तकाजा ये है, और जो हमारे जितने बड़े हैं वो बड़े दस्तूर पसंद हैं, यकीनन वो दस्तूर पर अमल करना चाहेंगे। अब किसी चीज़ को अदारा जाती सतह पर, पार्लियामेंट की सतह पर, किसी भी सतह पर रोकने की कोशिश या सोचना भी, जिस तरह कहना है ना क्या चीज़ मोज़र सेहत है, ये यानी मोज़र कह लो अदारा वे, या यानी क्योंकि जो देखें ना कुछ चीज़ें होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से हो रही होती हैं, और बस उनको देखने के लिए आपको आंख चाहिए होती है, और जिस तरह का यानी सिनेरियो जा रहा है, तो इससे भी ज़्यादा सख्त यानी फैसले आपको सुनने में मिलेंगे। जैसे 9 मई का है, तो अब ये तो नहीं हो सकता कि 9 मई में अगर इमरान खान साहब या बाकी मुलव्वस हैं उन्होंने रगड़ा जाए तो बाकी कहीं, तो अब वो मसला ये है कि डेफिनेटली अब ये वक्त आ गया है कि जनाब के इन चीज़ों पर अमल करना पड़ेगा। अब बड़ी पोलराइज्ड किस्म की सोसाइटी है जी, और अल्लाह ताला यानी सब पर अपना करम करे। मैं यानी अक्सर परेशानी भी होती है जब मैं अपने विजदान से पहले भी कह रहा होता था, वो सारी चीज़ें हुई, पाकिस्तान माशी तौर पर तबाह हो गया, अखलाकी सफारती तौर पर तबाह हो गया,
اور اب ہمیں اپنی جان کی پڑی ہے، ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਮੁੱਕੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕون آئے, اور دیکھیں وہ سکون ہم نہیں کر پا رہے. یہ وہی غیر دستوری مجرم جو تھے پاکستان کے مجرم جنہوں نے یہ سارا کھلواڑ کھیلا ہے. تو اب یہ وقت آ گیا ہے جناب کہ بڑوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے، جو یقیناً ہم سب سے زیادہ شریعت بھی سمجھتے ہیں، قرآن کے اصول بھی سمجھتے ہیں، پاکستان کا قانون بھی سمجھتے ہیں، خود بھی بڑے نیٹ اینڈ کلین ہیں، اس میں کوئی شک ہی کوئی نہیں ہے جناب. اور ان پہ اعتبار بھی ہے، اور اعتبار کرنا بھی چاہیے کہ وہ بالکل آئین اور قانون پر جو عملداری ہے اس کو یقینی بنائیں گے. اور عوام کے ساتھ ساتھ کل اللہ کے حضور بھی وہ کیونکہ یعنی وہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ یہ 25 کروڑ عوام کے استحصال کا مسئلہ ہے جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. جو دستوری مجرموں نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا، ڈیفینیٹلی 25 کروڑ عوام کے حقوق سلب ہوئے. تو اب وہ ڈیفینیٹلی جناب یہ اب قدرت کئی چیزیں ہیں، آپ یقین کیجئے کہ وہ بس یعنی سم ٹائم یعنی بتاتے ہوئے دل دہلتا بھی ہے. اور اگلی پرابلم یہ کہ یہ لفظ بلفظ آپ کے سامنے یعنی پورا یعنی ہونا ہے جو میں آپ کو چیز کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں میں یہ جب مشرف کا کیس لگا ہوا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، مشرف صاحب جو ہے دنیا میں نہیں رہے اور چلے گئے ہیں اس دنیا سے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ کیس لگا ہوا اور ڈیفینیٹلی کیا فیصلہ آ سکتا ہے. کوئی بھی جو خدا پہ یقین رکھتا ہے، رسول پہ یقین رکھتا ہے، شریعت پہ یقین رکھتا ہے اور پاکستان کے قانون پہ یقین رکھتا ہے، تو کیا فیصلہ آئے گا؟ ذرا امپارشل ہو کے سوچیں. تو یہ دیکھیں اس سے زیادہ بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے لائف میں کوئی بھی کام وہ کیا ہے جو قانون قاعدے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ مرنے کے بعد بھی آپ کی قبر تک اور آپ کی نسلیں اس چیز کو پھر بھگتتی ہیں. تو جناب یہ تو ہو کے رہنا ہے. اور بہت ساری جناب جتنے بھی باقی کیسز لگے ہوئے ہیں جناب، اس میں کسی میں سے بھی میں جب 2019 میں لکھتا تھا جب سب لوگ پاور میں تھے کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے پاکستان تو مجھے آباد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ڈیموکریٹک ہوتا نظر آ رہا ہے، خوشحال ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن جو اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں مجھے وہ تباہ و برباد ہوتے نظر آ رہے ہیں. ان پر اس وقت میں نے لکھا ہے کہ ان پر یعنی خدا کی پکڑ میں وہ یعنی آنے والے ہیں اور آ چکے ہیں. اور کئی لوگوں کا آپ انجام دیکھیں جیسے ثاقب نثار اور وہ سارا ٹولہ تھا، آپ اکثر سنتے ہیں کہ وہ شادی چی جان جوگے نہیں ٹھیک ہے جی. اور باقی لوگ بھی، اب میں سن رہا تھا کہیں کسی نے مجھے بتایا بھی کسی شادی پہ گئے تھے 3 لوگ ایک پاس سے بیٹھے سن، انہوں نے کو بلاندا ہی نہیں سی اپنے دور چ سارے کوئی سن. تو یہ خدا کی پکڑ ہوتی ہے. تو بس اشارتاً نہیں کچھ باتیں ہوتی ہیں. تو میں بس صرف یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں پر رحم کرے، محفوظ رکھے. اور یہ ہے کہ جو چیزیں میدان میں نظر آتی ہیں اور جب آپ دل کی آنکھ سے وہ دیکھتے ہیں تو پریشانی بھی کافی ہوتی ہے. بس اتنی کہوں گا جناب. خطرہ ہی خطرہ ہے کنہ واسطے جنہوں نے اس ملک نہ کھلواڑ کیا، بچنے کا کوئی چانس نہیں جناب. آنے والے 5-6 مہینے آپ کو یہ بتا دیں گے کہ کوئی بچت دی راہ نہیں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے. انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ولاگ میں. اور اسی طرح جناب سنتے رہے اور ہمیں سپورٹ کرتے رہے.